जय हिंद दोस्तों, तो मैं ले आया हूँ आपके सामने जो कक्षा 10वीं का जो पेपर है जो लीक होकर हमारे पास आ चुका है। तो इस पेपर का मैं आपको बताऊंगा कि किसी टाइप से इस पेपर का सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ कि माध्यमिक परीक्षा 2024 का है, तो इस पेपर को आपको बिल्कुल रटना है। 100% इस पेपर को आपको रटना है। तो आपके 80 में से 80 अंक आ सकते हैं इस पेपर को आप पढ़ेंगे तो तब। तो मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर आपके रोल नंबर भरने हैं और आपके क्वेश्चन आएंगे 23 और आपके 11 यहाँ पर प्रिंटेड पेज रहने वाले हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 की है, तो हिंदी का ये आपको पेपर है और इसका समय आपको 3.25 घंटे मिलेगा और आपके पूर्णांक 80 नंबर के हैं। तो नीचे की तरफ हम चलते हैं कि परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं। तो इन निर्देशों को आप पढ़ना है पूरा। तो पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चनों की तरफ चलना है। क्वेश्चन है जो खंड है चालू हुआ है आपका कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको क्या करना है, इस पूरे गद्यांश को पढ़ना है। पढ़ने के बाद को आपको पूछे गए प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। तो मैं बता देता हूँ आपको कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्ष क्या होता है। तो इसका शीर्ष हो जाएगा भय। तो इसमें आपको भय स्थायी 2-3 शब्द मिल रहे हैं, इस कारण इसका उचित शीर्ष भय हो जाता है। और आपका दूसरा क्वेश्चन है, एक दूसरे को दूसरे देश के भय के कारण हो गए तो क्या हो गए। तो इसमें आएगा स्थायी। तो मैं बता देता हूँ आपका तीसरा क्वेश्चन है कि सबल और निर्बल देशों के बीच अनवर चल रही है। तो क्या है, शोषण की प्रक्रिया है। तो 5वां जाता है, वो चौथा है कि छात्रवृत्ति किस ऊर्जा से भिन्न है। तो ये आ जाएगा आपका ए उत्तर। आवाज आता है आपका 5वां इसमें कि उच्च और पवित्र आदर्श के लिए किसकी प्रतिष्ठा आवश्यक है। तो क्या है, छात्र संघ की। तो मैं बता देता हूँ आपके 5 में से 5 अंक मिल जाएंगे यदि आपको इस पेपर को पढ़ लेना है। तो इस पेपर को आपको पूरा ही सॉल्यूशन करना है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो पूरी वीडियो सॉल्व के साथ मिलेगी यहाँ पर आपको। तो हम बता देते हैं आपका निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आपको क्या करना है कि 5 नंबर का है, तो इसमें आपको छठा क्वेश्चन देखना है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्ष क्या होता है। इसमें आपको बचपन, तो आप गद्यांश पद्यांश तो छाटने जानते हैं, तो आपको इस पद्यांश को छाट सकते हैं। तो आपको पूरे आप छाट सकते हैं। यदि आप वे छाट नहीं जाते तो मैं आपको बता दूंगा, कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। तो आपको मैं बताऊंगा 11वां क्वेश्चन, ये आपके 8वां 9वां और 10वां ये आपके काव्यांश में से ही है, जो आपका पद्यांश है उसमें से ही है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि 11वां क्वेश्चन किस टाइप से आया है। तो ये आपके पाठ में से आया है कि मैं लिखता हूँ पाठ में लेखक ने किस विविष्का का वर्णन किया है। तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ये 100% क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। इसका आंसर आपको हिरोशिमा के परमाणु विस्फोट का है। तो इसमें आपको उत्तर आ जाएगा है। तो आपको मैं बता देता हूँ अगला क्वेश्चन है कि जो आपका जब बाबूजी रामायण का पाठ करते हैं तब हम उनके बगल में बैठे बैठे अपने मुंह को निखारे करते हैं। तो उपयुक्त पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है। तो मतलब ली गई है, तो उद्धृत का अर्थ होता है। तो ये आता है माता काचल पाठ से लिया गया है। तो आपको मैं बता देता हूँ अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर दूसरा है जो आपका अब चलता है आपका दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट। तो इसमें क्या करना है, प्राय गुण दोष अवस्था व्यापार अमृत भाव तथा क्रिया ... या खाली जगह संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो ये आती है भाववाचक संज्ञा। तो मैं आपको बता देता हूँ अगला क्वेश्चन, इसमें क्या भरना है, आपको भरना है इसमें वे, तो सकर्मक क्रिया करनी है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। तो आपको क्या करना है, तीसरा में क्या है सकर्मक क्रिया। तो इसमें सकर्मक क्रिया नहीं करनी है, सकर्मक क्रिया इसमें करनी है। तो मैं आपको इसमें आई कि निजवाचक स्वरनाम आता है इसमें। तो अगला आ जाता है परिमाणवाचक के विशेषण के दो उपभेद होते हैं, अनिश्चय और निश्चय परिमाणवाचक। हिंदी में भाषा मुख्यतः प्रकार होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। तो आपको लिख देना होगा इनको। आवाज आता है आपकी।
प्रत्येक धातु अथवा क्रिया के अंत में लगे हुए शब्द की रचना उन्हें प्रत्यय, तो प्रत्यय आपकी इसको आपको उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। तो आपको क्या करना है, तीसरा क्वेश्चन आपका चालू होता है अब। तो ये 12 क्वेश्चन का है जो आपका ग्रामर से संबंधित है, मतलब आपकी व्याकरण से संबंधित है कि यन संधि का उदाहरण दे के समझाइए। तो यन संधि का उदाहरण आप कमेंट बॉक्स में लिखे। इसका उत्तर में आप हिंदी आप 6 से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब 6 कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखना और इसका भी आप कमेंट बॉक्स में लिखना। कीचड़ उछालना, दूसरे को तुच्छ समझना, इसका मुहावरे का अर्थ होता है। अब आ जाता है एक साधे सब साधे जाए। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? लोकोक्ति का अर्थ आपको लिखना है। लोकोक्ति तो आप सभी जानते हैं, तो इसका अर्थ आपको लिखना है। यदि आपको नहीं मिलता है तो आप अपनी संजीव डैश वर्क में से देख सकते हैं। अब आ जाता है बाल गोविंद भगत पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या दर्शाया? तो बाल गोविंद भगत था जो जिसकी खेती होती तो वह सबसे पहले मंदिर में जाता था और जो खेती होती है और जो अनाज होता है उससे मंदिर में चढ़ा देता, जो उसे भेंट के रूप में मिलता है उसी से वो गुजारा करता था। तो बाल गोविंद भगत ऐसा इंसान थे, मतलब आवाज आते हैं आपके नवाब साहब को खीरे की फाक को खिड़की के से बाहर फेंक कर तौलिए में हाथ पोंछकर किस भाव को दर्शाया? तो यह आपको नवाब भाव को दर्शाया है कि अपने आप को होशियार समझाया उसने। इस टाइप से आपको करना है कि आपको अजाता मानवकरण दिव्य चमक संस्मरण किसके संबंध है? तो इसको उत्तर आपको लिखना है कि संजीव डैक्समर में से लिखना है इसका उत्तर। अब आ जाता है 8वां की एक कहानी ये भी है पाठ में। मनु भंडारी पर किस किस का प्रभाव अधिक उभर आया? तो मनु भंडारी का इसका आपको कमेंट बॉक्स में देना है, एक ही शब्द का इसका उत्तर है। आवाजा गोपी ने हलीर की लकड़ी कैसे कहा? तो इसका भी उत्तर एक ही उसमें है पंक्ति में। तो मैं इसको बता देता हूँ। हरील की लकड़ी श्री कृष्ण जी को, कृष्ण को कहा श्री कृष्ण। तो आ जाता है कि मोतिन की ज्योति मिली मलिका का मुरकंद भाव स्पष्ट करिए। तो भाव आपको स्पष्ट कर देना होगा इसका। तो आपको क्या करना है, खैरियत चाहते हो तो अपना यहाँ ये कफन लेकर यहाँ से सीधे चले जाए। तो उपयुक्त वाक्य किसने किससे कहा? तो ये आपको क्या करना है, ये वाक्य बाल गोविंद भगत ने अपनी जो बहू थी उससे कहा, बेटे की बहू से कहा। तो इसका दरअसल आपको इसका उत्तर आपको लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका उत्तर। ये तक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर बहुत ही छोटा है। ये क्वेश्चन बड़ा है पर उत्तर इसका बहुत ही छोटा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपका खंड वह चालू हो गया है। तो खंड वह चालू हो गया है आपका कि कैप्टन ने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों लगाया? तो कैप्टन जी ने कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं लगने के कारण कैप्टन को नेताजी की मूर्ति अच्छी दिखाई नहीं दे रही थी। इस कारण कैप्टन ने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाया। तो आपको इसका उत्तर करना है। तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे इसमें। अब आ जाता है आपका 5वां, भगत का निर्णय अटल था, तू जा नहीं तो मैं यहाँ इस घर को छोड़कर चले जाऊंगा। बाल गोविंद भगत ने ऐसा क्यों कहा? तो बाल गोविंद भगत साधु संत थे, इस कारण वह अकेला ही अपना जीवन यापन करने चाहते थे और उसकी पत्नी मतलब उसकी बेटे की बहू उसी के साथ रहना चाहती थी, मतलब उसका पालन पोषण करने चाहती थी बाल गोविंद भगत का। तो बाल गोविंद भगत ने ही मना कर दिया। तो आपको अगला क्वेश्चन क्या मिलेगा, 6वां, कि लेखक ने गाड़ी में बैठने पर नवाब साहब ने क्या प्रतिक्रिया देखी? इसका आपको आंसर लिखना है। तो इसका आंसर आपको दे देना है। तो फादर कारिम्बल के 2 विशेषता, आपको इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका उत्तर 100% आपको सही मिलेगा। सही
इसका आप सही जानते हैं। तो आपको क्या है, गोपियों को उद्धव को संदेश पसंद क्यों नहीं आया? क्योंकि श्री कृष्ण जी है वो है अब वहां से नहीं आए, वृंदावन गए थे, वृंदावन से लौटकर अब वह गोपियों के पास नहीं आए, इस कारण उसको ये संदेश अच्छा नहीं लगा। तो आपको क्या करना है कि लक्ष्मण के वचनों से बड़े हुए परशुराम जी के क्रोध को किसने और कैसे शांत किया? तो इसका आपको क्या करना है कि राम ने शांत किया अपनी दयनीयता भाव से। आवाज आता है संगतकार कविता के महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाती है। तो आपको इसका उत्तर आपको लिखना है। 10वें का आपको क्या करना है कि उसे सुख का आवास तो होता है लेकिन दुख बचाना नहीं आता है। कवि ऋतुराज ने ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर आपको लिखना है। 100% आप अपनी संजीव डैश वर्क में से देख सकते हैं। कवि लॉन्ग स्टॉन्ग जगह का महत्व बताइए। तो सानी हाथ जोड़ी पे आपको लिखना है। तो ये आप लिख सकते हैं। आप अगला क्वेश्चन आपका 13वां है कि मूर्तिकार के अंत में जॉर्ज पंजाब की नाक का क्या हल निकला? तो मूर्तिकार ने निकाला कि जिंदा नाक लगा दी जाए। अंत में तो आ जाता है माता का चल पाठ के शीर्ष की सार्थकता क्या है? तो माता का चल पाठ जो आपको उसके पिताजी का नाम था, तो वह इसको आपको लिखने आया आपकी पाठ्य पुस्तक में से। अब आ जाता है आपका 15वां क्वेश्चन कि ऋतुराज के व्यक्तित्व। तो ऋतुराज का जो सूरदास है, सूरदास का आपको क्या लिखना है? कवि परिचय लिखना है। और सर्वेश्वर दयाल या मनु भंडारी का आपको एक में से इसको लिखना है। तो आपका आ जाता है 17वां क्वेश्चन। 17वां है कि आपका निम्नलिखित पठित गद्यांशों का सही प्रसंग व्याख्या करनी है। तो आपको इसकी व्याख्या कर देनी होगी। तो व्याख्या आप बहुत ही इम्पोर्टेंट करने जानते हैं तो व्याख्या आप कर सकते हैं इसकी। तो मैं वहाँ आपको अगला क्वेश्चन चलता हूँ कि 18वां, इसकी भी आपको व्याख्या करनी है। तो डार्ट रूम बेछन नव पल्ले का, तो आपको प्रसंग में क्या लिखना है? शब्दार्थ लिखना है। पहले तो आपको बिछोना माने बिछोला और पल्लव नव पल्लव माने नई जगह। तो सुमन झिंगोला, तो झिंगोला का अर्थ होता है झूला। तो इस टाइप से आपको करना है। तो ये पाठ किस कविता से लिया गया है और इसी टाइप से आपको कर देना है। तो मैं बता देता हूँ आपका 19वां क्वेश्चन आपका महावीर प्रसाद की स्त्री शिक्षा पर किस प्रकार सिद्ध किया? तो उसने आंदोलन कराया। इस प्रकार से आपको साइड वर्ड में लिख देना आएगा। अब आ जाता है आपका आत्मकथन कविता का मूल भाव। तो ये आपको क्या है, इसका आपको मूल भाव लिखना है कि मन ही मन मांझ रहा है। तो इसी टाइप से आपको करना है ये। अब आ जाता है आपको क्या लिखना है, 300 शब्दों में आपको एक निबंध लिखना है। तो निबंध आप जीवन शिक्षा के महत्व आप किसी टाइप से लिख सकते हैं। और 22वां क्वेश्चन आपका क्या है, जो आपका प्रार्थना पढ़ता है। प्रार्थना पढ़ता आप सभी लिखने जानते हैं। तो प्रार्थना पढ़ता आप स्वयं लिखे। अब आ जाता है आपका दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाई गई मिट्टी की मूर्ति विकृत। आपको क्या लिखना है कि इस टाइप से आपको बॉक्स बनाना है। तो यहाँ पर आपको मूर्ति बना देनी होगी। तो आपको लिखना है आओ आओ मूर्ति बेच रहे हैं, अब 50% ऑफर के रूप में। इसी टाइप से आपको विज्ञापन तैयार करना है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।